स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और जहां पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देता है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जहां पर आपको मिलती है 100% क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो ये है शिक्षित भारत विकसित भारत। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ में अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। राइट, तो स्टूडेंट चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा इसके बारे में, हमने एक छोटा सा डेमो भी लिया था, एक छोटा सा ट्रेलर देखा था कक्षा 9वीं में, जिसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान की जानकारी। और आज की जो क्लास है उसको सिर्फ इसलिए मत आप लोग पढ़िएगा कि आपके सिलेबस का एक ये टॉपिक है, बल्कि इसलिए पढ़िएगा कि जब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, जब जब आप भौतिक रसायन की बात करेंगे, तब 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 ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बड़ा ही काम आने वाला है। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें या फिर केमिस्ट्री में होते हैं, उनमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट जो कि मेरे पीछे लिखा हुआ है ये यूज होता है। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो बिना देरी किए चलते हैं केमिस्ट्री के या फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कौन सी चीजें, उसको एक नजर फेर लेते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि अभी तक इस चैप्टर में हमने कौन सी चीजें पढ़ ली हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है जिसको हम बोल रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यहां पर हमने अभी तक कुल 5 भाग यानी कि 5 पार्ट्स यानी कि 5 एपिसोड्स खत्म कर दिए हैं। कौन से? तो देखिए, एक तो भाई हमने ये देखा था कि रसायन विज्ञान जो होती है उसका महत्व क्या है। तो भाई महत्व तो बहुत ज्यादा है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। राइट, हमने और कौन सी चीज देखी थी? तो भैया हमने बात की थी द्रव्य के गुणधर्म और उसके मापन के बारे में। अब ऐसा नहीं बोलना कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं अपन ने। स्टूडेंट्स, याद करो कक्षा 9वीं के वो दिन जब अचानक से आप 8वीं से 9वीं में आए थे और आपको पहला ही अध्याय मिला था हमारे आसपास के पदार्थ, जहां पर हमने बात की थी द्रव्य के बारे में या फिर पदार्थ के बारे में, एक ही बात है। और हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा पदार्थ का मापन होता है, पदार्थ के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, उनका जब मापन होगा तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं आएंगी, यानी कि उसमें त्रुटि आएगी, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था कहां पर, इसके पहले वाली क्लास में। साथ में हमने ये जाना था कि भैया रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होते हैं जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे गणितीय आपके सवाल जिन्हें आप न्यूमेरिकल्स भी कहते हो। याद करो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, आपके गुणित अनुपात का नियम या फिर सामान्य अनुपात का नियम। तो ये सारी चीजें जो थी हमने पढ़ा था किसमें, रासायनिक संयोजन के नियम में। साथ में हमने देखा था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, जिसमें डाल्टन ने बोला था कि परमाणु सिद्धांत जो है वो ये होगा कि आपका जो परमाणु है वो अविभाज्य होगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें अपन ने बढ़िया से पढ़ ली। चलते चलते हमने पिछली कक्षा में यह भी पढ़ लिया था कि जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है और आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। साथ में हमने ये जाना था कि जो आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। राइट, तो ये सारी कहानी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से देख ली थी। अब आज की जो क्लास है उसमें हम क्या करने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, मोल संकल्पना की। और इसमें आज हम 3 4 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए, आणविक द्रव्यमान देखा है, आज हम क्या देखेंगे कि जो आणविक सूत्र है वो क्या होता है। भैया मोल सोल क्या होता है, ये कौन सा मोल है जिसके बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में इतना मोल भाव करते हैं। और साथ में हम जानने वाले हैं प्रतिशत संगठन क्या होता है, यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। और हम देखेंगे स्टाइकियोमेट्री, यानी कि स्टाइकोमेट्री, अब इसका हिंदी में कुछ नहीं होता है। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे केमिस्ट्री में स्टाइकोमेट्री जो है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट भाग या पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें आज क्लास में होने वाली है। आज की जो क्लास है
उसमें भयंकर ही मजा आने वाला है। जल्दी से एक काम करो, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ। लेकर आ गया, एक बॉटल लो, उसमें पानी लो, मैंने भी भर लिया है, आप भी भर लो। बात समझ में आई? और अगले 1 घंटे बिल्कुल नजर मत हटाना, क्योंकि मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल संकल्पना की एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट, जो कि बड़े ही आसानी तरीके से हम आज सीखने वाले हैं। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं भैया मूल कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, मतलब अच्छी खासी सुकून से जिंदगी चल रही थी, क्या जरूरत पड़ी मूल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, राइट? तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं कक्षा 9वीं में। हम जाते हैं कक्षा 9वीं में, मतलब मैं 10वीं की भी बात नहीं कर रहा, 11वीं की तो मैं बात करूंगा ही नहीं। हम जाते हैं कक्षा 9वीं में, राइट? अब जब हम कक्षा 9वीं में गए तो हमने अपनी जिंदगी में कुछ एक शब्द पहली बार देखे, जिनको हम देखना तो नहीं चाहते थे, पर हमारे सिलेबस का पार्ट था इसलिए हमने देखा, राइट? और क्या देखा भैया? हमने देखा अणु। हमने एक और चीज देखी कि कुछ ऐसे कण होते हैं जो अणु का निर्माण करते हैं, और हमने कहा उसको परमाणु। हमने कहा ठीक है, अणु हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि भैया ये तो भयंकर छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको काउंट कैसे करोगे? तो ये कैसे होते हैं भाई? भयंकर, 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 राइट? कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, भयंकर भयंकर छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इसे काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब सोचो नैनोमीटर में। अब ये मत बोलना कि सर नैनोमीटर नहीं पता, इसके पहले की कक्षाओं में मैंने फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, नैनोमीटर सारी कहानी आप लोगों को करवा चुका हूं। तो अब हमने बात किसके बारे में की भाई? अणु के बारे में बात की, परमाणु के बारे में बात की, और ये कुछ ऐसे कण हैं जो कि भयंकर छोटे होते हैं। हमने कहा ठीक है, छोटे होते होने तो क्या फर्क पड़ता है। अब छोटे यदि कण हैं और आप यदि उनका मापन करना चाहते हो या आप उनको यदि गिनना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप उसको गिनोगे कैसे भाई? इतने छोटे होते हैं, इनकी जो त्रिज्या होती है क्या होती है? तो इनकी अच्छे से लिख जा भाई। तो इनकी जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -10 मीटर के आसपास होती है। इनकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है। अब ये इतना छोटा है कि आप और मैं कभी देख ही नहीं सकते, सोचना तो दूर की बात है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये भयंकर जा रहा, अब छोटे होते हैं। अब एक तरफ तो अपने को केमिस्ट्री में करनी है बहुत सारी रिसर्च, एक तरफ तो अपने को केमिस्ट्री में अपना नॉलेज बढ़ाना है, एक तरफ तो हमको केमिस्ट्री में करनी है बहुत सारी कैलकुलेशंस, एक तरफ तो अपने को बहुत सारा विज्ञान में आगे बढ़ना है। पर गड्डी अपनी कहां पर अटक गई? गड्डी अपनी अटक गई, इनका जो आकार होता है वो बहुत ही कैसा होता है भाई? कम होता है। तो हम इनकी गणना कैसे करेंगे? तो हम इनकी गणना कैसे करें भैया? कैसे गणना करें, कैसे गिने, कैसे गिने बताओ? कैसे गिनोगे? तो कैसे गिने पर जाकर हमारी जो गाड़ी है वो अटक गई। बात समझ में आई? मतलब कण इतने छोटे होते हैं कि आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते। आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि आप और मैं 1, 2, 4, 5 परमाणु का द्रव्यमान तो फील भी नहीं कर सकते। हम महसूस ही नहीं कर सकते कि उसका द्रव्यमान क्या होगा। हम द्रव्यमान जो है वो महसूस ही नहीं कर सकते। आप सोच कर देखो कि एक परमाणु जो होता है आपका, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इतना होता है, मतलब 10 की घात -27 केजी में। और हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो या तो ग्राम में होती हैं या तो किलोग्राम में होती है। और ये क्या है? 10 की घात -27 केजी। मतलब इतना कम द्रव्यमान कि हमको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि अब जैसे मेरे हाथ के ऊपर देखो, नोट नहीं उड़ा रहा हूं, कण उड़ा रहा हूं, और कितने सारे कण यहां से उड़ गए वो मुझे पता भी नहीं चला। तो दो चीजें निकलकर तो आई जो कि आपका कॉमन सेंस कहता है कि भैया सर एक बात तो है कि त्रिज्या बहुत कम है और आपका जो द्रव्यमान है वो भी बहुत कम है। मतलब अणु और परमाणु जो हैं उनकी आकार बहुत कम है
और उनका जो द्रव्यमान है वो भी बहुत कम है। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए काम करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बनाते हैं। जो जो छोटी चीजें होती हैं उनके लिए हम बड़ा ग्रुप बनाते हैं, जो बड़ी चीजें होती हैं उनके लिए हम छोटा ग्रुप बनाते हैं। बात समझ में आ गई, सिंपल है कहानी। तो आपके ये समझ में तो आ गया कि आप यदि बहुत छोटे कणों का कैलकुलेशन करना चाहते हो, आप यदि उनको गिनना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो सबसे पहले इसको तो अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो सवाल तो अपने को मिल गया, क्वेश्चन तो अपने को मिल गया, और क्वेश्चन अपने को यह मिला कि सर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है यार, कर लेंगे जुगाड़, कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। चलो नोट कर लो। कर लिया, पक्का, ठीक है। तो अब हमने जुगाड़ किया, क्या किया, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या जुगाड़ किया, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने कहा रुको, एक काम करते हैं, एक समूह बनाते हैं, है ना। अच्छा रुको, तो हमने क्या कहा, जब ये परेशानी हमारे सामने आई कि भैया कण तो बहुत छोटे हैं, द्रव्यमान बहुत कम है, आकार बहुत कम है, कैसे देखेंगे, कैसे गिनेंगे, कैसे काउंट करेंगे, कैसे इसके ऊपर प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा सुनो ना, सुनो सुनो मेरी बात, ठीक है। एक समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। कैसे एक समूह बनाते हैं, तो देखते हैं। तो इन्होंने कहा एक समूह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा, क्या भैया 12 का एक समूह होता है, तो ऐसे अपन एक समूह बनाएंगे, राइट। तो 12 का जो एक समूह होता है, इसको आप क्या कहते हो, दर्जन कहते हो। 12 का जो एक समूह होता है, इसको आप क्या कहते हो, दर्जन कहते हो। बात समझ में आ गई। फिर आपने कहा अच्छा काम करते हैं, 100 का एक समूह बनाते हैं। आपने कहा अच्छा 100 का एक समूह होता है, बिल्कुल होता है, उसको हम सैकड़ा कहते हैं। चलिए, यहां तक भी बिल्कुल सही चल रहा था। तो जैसे कि 12 के एक समूह को दर्जन कहते हैं, 100 के एक समूह को सैकड़ा कहते हैं, और यदि आप क्रिकेट की बात करें, अब ये मत बोलना कि हमको नहीं पता क्रिकेट क्या होता है, राइट। तो क्रिकेट में 6 का एक समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, ओवर बोलते हैं। इसका मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चीजों के बना देते हैं समूह। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चीजों को क्या बना देते हैं भैया, समूह बना देते हैं। ध्यान से देखो, तो अब क्या है, आपने देखा होगा कि 12 का जो समूह होता है उसको अपन दर्जन कहते हैं, ठीक है। 100 के समूह को अपन सैकड़ा कहते हैं, हाँ ठीक है। क्रिकेट में 6 के समूह को अपन ओवर कहते हैं। यदि आप सारी की सारी सही बॉल्स डाल रहे हो तो 6 के समूह को ओवर कहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये सब तो ठीक था। तो हमने कहा सुनो, अब क्योंकि परमाणु और अणु इतने छोटे कण होते हैं कि ऐसे छोटे मोटे समूह में तो दिखेंगे भी नहीं, तो हमने कहा सुनो एक काम करते हैं, हम ना ऐसा एक बड़ा समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, एक बड़ा समूह बनाते हैं, और उसके अंदर होगा 6 गुणा 10 की घात, या इसको अपन थोड़ा सा और एग्जैक्ट में लिखने की कोशिश करें तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा इतने का एक समूह बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या है, तो इतने नंबरों का एक समूह बनाते हैं, और उस एक समूह को बोला गया क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया, तो इस एक समूह को बोला गया एक मोल। बात समझ में आ गई। तो इस पूरे एक समूह को क्या बोला गया, आपका एक मोल बोला गया। हमने कहा ठीक है, जैसा आपका मन कर रहा है कर लो, कोई उसमें ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। 12 के समूह को दर्जन कह दो, 100 के समूह को सैकड़ा कह दो, क्रिकेट में 6 के समूह को ओवर कह दो। पर यदि आप बात करोगे किसकी, इतनी बड़ी संख्या की, इतनी सारी संख्या के एक समूह को आपने क्या कहा, एक मोल कहा। क्या कहा, एक मोल का। तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन तो नहीं हुई, एक मोल जो हुआ ये लिखने लायक आपकी परिभाषा तो नहीं हुई, पर इससे एक बात समझ में आ गई कि किसी को यदि आपको एक मोल क्या होता है समझाना हुआ तो आप आसानी से समझा सकते हो। तो एक मोल क्या है, एक समूह है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। जैसे दर्जन एक समूह होता है, सैकड़ा एक समूह होता है, ओवर एक समूह होता है, कुछ इसी तरीके से आपका जो एक मोल है वो एक समूह है। और इस एक समूह में
कोई भी चीज उतनी रहेगी। इस एक समूह में कोई भी चीज जो है वो उतनी रहेगी, बस इतनी सी थी ये कहानी, राइट? तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे, कहानी अब आपके समझ में आ चुकी है कि भैया 6.022 इंटू 10⁻23 एक समूह है। क्या है? एक बहुत बड़ा समूह है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोल बोल सकते हैं। तो समूह को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। कर लिया? पक्का? चलो, तो अब जाकर आपके ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ सर समूह है, कहां हम परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो अब इस समूह में कितने हैं तो अपन काउंट कर लेते हैं। सुनो जरा, देखो तो देखो 6.022 इंटू 10⁻³ कितना है आपका? 23 है। इसका मतलब 10 के एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सोच लो भयंकर बड़ा समूह है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 और 23। हो सकता है शून्य कम ज्यादा हो गए हो, तो एक बार अपन काउंट कर लेते हैं कि 23 शून्य है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। यदि हम इसको पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। अब दशमलव को भी यदि मैं हटा दूं तो, है ना, तो 3 शून्य वहां से कम हो जाएंगे। यदि इसको मैं ऐसे करता हूं तो ये हो जाएगा इतना इतना इतना, और 3 शून्य कम हो जाएंगे तो 20 बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। क्लियर है कहानी? पक्का जी? चलिए तो काउंट कर लेते हैं। अब अपने पास 20 शून्य होने चाहिए, तो भैया 5 और 5 10 और 5 15 और 20। अब इतनी बड़ी संख्या का एक समूह जो है वो कहलाता है आपका एक मोल। कहां से आया वो भी कर लेंगे कैलकुलेट। एक काम करते हैं, कोशिश तो करते हैं गिनने की, कहां तक अपन पहुंच पाते हैं। देखो गिनो मेरे साथ। इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, खरब 10 अरब 10 अरब, फिर उसके बाद खरब 10 खरब, उसके बाद खरब के बाद क्या आएगा? नील आएगा कि पदम आएगा कि शंख आएगा? नील आएगा। तो नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख और महाशंख। अरे बाबा, इतनी बड़ी संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी एक मोल। तो संख्या बड़ी है भैया, कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। 4 सवाल लगाएंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इतनी बड़ी जो संख्या है ना, वो कहलाती है एक मोल। सवाल पैदा हुआ, सर ये किधर से आया? ऐसे थोड़ी हुआ। क्या सपना आया किसी को? क्या किसी वैज्ञानिक को सपना आया कि ऐसे हम इसको लिखेंगे? राइट? ऐसे ऐसे कैसे हो गया कि यही आपने संख्या जो है वो लिखी होगी? बात समझ में आई? तो उसको भी अपन समझेंगे। पहले आप नोट तो करो कॉपी में, ठीक है? चलो, तो आज के बाद यदि आपसे कोई भी पूछे कि भैया एक मोल क्या है, तो केमिस्ट्री से इतर, मतलब कि अदर देन केमिस्ट्री, आप सीधे रिप्लाई करेंगे कि एक मोल का मतलब होता है इतनी बड़ी एक संख्या का समूह। तो क्या है? एक मोल जो है वो क्या है? एक क्या है? समूह है, एक ग्रुप है। जैसे दर्जन 12 का ग्रुप है, वैसे इतना बड़ा एक ग्रुप कहलाता है आपका एक मोल। चलिए, यहां तक भी कहानी बड़ी ही अच्छी चल रही थी, सिंपल चल रही थी। हमने कहा चलो ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। चलो अब यहां तक नोट कर लो। अब स्टूडेंट, सवाल पैदा होता है कि एक मोल तो अपन सीख गए, ये कैसे आया उसको अपन थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में सीख लेते हैं। अपन बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इतना जाएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाए, आपका पूरा नॉलेज हो जाए, आपकी अच्छी अच्छी परीक्षाएं निकल जाए और आपका बढ़िया किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी कहानी है कि एक मोल का मान कैसे आया, इसको निकालने की अपन कोशिश करते हैं। चलो,
इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पड़ोस में चलते हैं, पड़ोस में हमारा कार्बन जो है वो इंतजार कर रहा है। अब कार्बन ही क्यों, सिंपल सी कहानी है कि भैया हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, आप, मैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, हीरा और आपका जो ग्रेफाइट है, पेंसिल है, ये सारी जो चीजें हैं ये कार्बन से मिलकर बनी हुई है। इनफैक्ट सभी जो जीव हैं उन्हें हम कार्बनिक आपके क्या कहते हैं भाई, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स जो हैं आपके जैविक, आपके जो अणु हैं, जैव अणु जो हैं, वो भी कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। मतलब अकेला कार्बन जो है वो लगभग 30 से 35 लाख यौगिकों का निर्माण करता है और एक बड़ा ही वर्सेटाइल, धुरंधर और ऑलराउंडर प्रकार का आपका ये तत्व है। तो इसलिए अपन ने कार्बन को लिया। अब आपको यदि पता है तो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल होते हैं, C12, C13, C14 समस्थानिक होते हैं। नहीं पता समस्थानिक तो इसके पहले वाली क्लास में चले जाओ, वहां पर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हमने कहा एक मोल क्या है, कहानी सुनो, एक मोल की कहानी सुनो, मस्त बता रहा हूं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो एक मोल कैसे निकला, एक मोल में वो जो संख्या है वो कैसे निकली, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान निकाल लिया। हमने कार्बन के एक समूह का द्रव्यमान निकाला जो कि 12 ग्राम होता है। हमने कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान निकाला, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा कि भैया कार्बन, अरे यार हिंदी, कोई बात नहीं, चलो, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, बन गई, राइट। तो ये हो गया कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान। फिर हमने कहा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया ऐसे थोड़ी होता है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो परमाणु बहुत छोटा है, कुछ द्रव्यमान तो होगा पर। हमने कहा चलो ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग, है ना, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। ऐसे द्रव्यमान पे तो रहने दो, ठीक। तो हमने क्या किया, दो चीजें कलेक्ट की। कहां से कलेक्ट की, वैज्ञानिक लोगों ने कलेक्ट की। अपने को अभी उतने अंदर के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये दोनों चीजें अपने को निकाली गई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब ये क्या होता है, इसके लिए एक बढ़िया मैं मेरी जानकारी में कॉन्सेप्ट बना दूंगा। फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा आप। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान ये है और कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान जो है वो है आपका 12 ग्राम। अब यहां पर क्या खेल चालू हुआ, हमने कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान रखा और डिवाइड बाय कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान रखा। एक मोल के लिए अपने को आंसर भी तो लाना था, तो कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो भैया पहले से लिखा हुआ है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, एक समान इकाई कैंसिल हो गई, पर हुआ क्या, ये क्या बचा, तो ये बचा आपका 12 डिवाइड बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻। अब जो -23 आपको नीचे दिख रहा था ये चला गया ऊपर, और ये जो वैल्यू निकल कर आई इसने शुरू किया किसे, आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है यानी कि भौतिक रसायन है उसे, क्योंकि यहां से जो वैल्यू निकल कर आई वो थी लगभग 6.022 गुणा 10 की घात, तो भैया 23 पहले से है, दैट्स ऑल। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आई वो थी आपकी इतनी 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 इतनी, ये वैल्यू यहां से निकल कर आई और इस वैल्यू को बोला गया एक मोल, राइट। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एक मोल की स्टैंडर्ड परिभाषा बताइए, यदि आपसे कोई बोले कि भैया एक मोल की स्टैंडर्ड एकदम एग्जैक्ट परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान में, कार्बन के एक मोल के द्रव्यमान में जिसका मान कितना है, 12 ग्राम है, कार्बन के एक मोल के द्रव्यमान में जिसका मान कितना है, 12 ग्राम है, यदि हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, कार्बन के
परमाणुओं की संख्या कुल निकालते हैं तो वो जो परमाणुओं की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एक मोल। क्या कहलाएगी? एक मोल। अब ये पहली परिभाषा थी। अब दूसरी परिभाषा देखो, कार्बन के एक मोल के द्रव्यमान और कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो भी कहलाएगा आपका एक मोल। बात समझ में आ गई? तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी। इन दोनों परिभाषाओं को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर से दूसरी परिभाषा बताता हूं कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान और कार्बन के एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो अनुपात है उससे जो संख्या निकलकर आती है या जो अनुपात है वही कहलाता है एक मोल। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की किसके बारे में? भैया एक मोल के बारे में। और यहां से जो है एक मोल आपका पैदा हुआ। इसको भी आप बड़े अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके पास जो भी किताब है, आपके पास जो भी किताब या स्टडी मटेरियल है उसमें ऑलरेडी मोल की एक परिभाषा दी होगी, राइट? तो वो भी आप कर सकते हो और ये जो मैंने बताया ये भी कर सकते हो, ठीक? चलिए भाई, तो इस तरीके से जो है ये हमारे मोल की परिभाषा हो गई। और क्या देखा हमने? और हमने ये देखा कि भैया मोल क्या है? तो एक समूह है। जैसे कि दर्जन एक समूह है, सैकड़ा एक समूह है, नग में एक ही आता है तो वो भी एक समूह है। कुछ इसी तरीके से आपका जो ओवर होता है क्रिकेट में वो एक समूह है। बात समझ में आ गई? क्रिकेट में एक टीम होती है 11 की, वो भी एक समूह है। कबड्डी में टीम होती है वो भी एक समूह है। बास्केटबॉल में टीम होती है। तो ये सब क्या होती है? सभी टीम एक समूह होती है। वैसे ही मोल क्या है? तो एक समूह है। खेल खत्म। मोल की परिभाषा आप सभी सीख चुके हैं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। परिभाषा क्या कहती है, कैसे ये नंबर निकल कर आया? तो कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान कुछ होगा, कितना? 12 ग्राम। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान भी कुछ होगा, कितना? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो दोनों का आपका द्रव्यमान ग्राम में है। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक संख्या मिलने वाली है और वो क्या है आपकी? 6.022 इंटू 10⁻23 और यही है आपका एक मोल, जिसको हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। तो इसको मैं वहां पर लिख देता हूं। तो यही है हमारी एवोगैड्रोस नंबर या आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो नहीं ना आवोगाद्रो। तो यही है आपकी आवोगाद्रो संख्या। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स यही है आपकी आवोगाद्रो संख्या। खेल हो गया खत्म, राइट? इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। बढ़ रहे हैं आगे। चलिए भाई, तो जैसा कि अब आपने ये समझ लिया कि एक मोल क्या होता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं यहां पर और देखते हैं कि ये जो एक मोल है इससे हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, राइट? तो ये बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। अति सूक्ष्म स्तर पर कण जैसे कि अणु, परमाणु और कणों और इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक मोल का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ में एक और चीज कहते हैं कि किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम को व्यक्त करने वाले द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं उसका मोलर द्रव्यमान। कैसे कहेंगे? सुनो, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। कैसी है? देखो, अब हम हर चीज का एक मोल निकालने वाले हैं। तो एक मोल जो होगा उसमें 3 चीजें होंगी, उसको बड़े बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अब भैया मैंने कहा एक मोल कोई भी एक चीज बोल दो। अब मैंने कहा भैया एक मोल पेन है, तो ये जो आपका एक मोल पेन होगा ये कितना होगा? तो सिंपल सी कहानी है 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। खत्म बात। इसका जो भी द्रव्यमान होगा, पर यदि आप बात करेंगे किसकी? एक मोल पेन की, तो ये होगा आपका इतने पेन। मतलब इतने सारे जो पेन होंगे वो मिलकर निर्माण करेंगे किसका? एक मोल का। अब अपन ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि भैया एक मोल आपका क्या होगा? हमने कहा एक मोल सोडियम। हमने कहा एक मोल सोडियम, यानी कि यहां पर हमने Na लिख दिया। तो ये क्या हो गया?
तो ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है आप किसी भी चीज का एक मोल निकाल सकते हो, वो परमाणु हो, अणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, पेन हो। मैं नहीं, मेरा एक मोल थोड़ी निकलेगा भाई, मैं तो एक ही हूं जिससे आप एक ही हो। बॉटल हो और कोई भी चीज दुनिया की हो सकती है, आप उसका क्या निकाल सकते हो? एक मोल निकाल सकते हो। तो हम सॉरी हम लोग स्टूडेंट्स किसी भी चीज का एक मोल निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक तरफ तो आपके पास मोलों की संख्या है और एक तरफ आपके पास परमाणु की संख्या है, पेन की संख्या है, जो भी पदार्थ है उसकी संख्या हो सकती है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अपन यदि निकालना चाहे, हमने कहा भैया एक मोल कुछ और निकाल कर दिखाओ। हमने कहा रुको, निकाल कर दिखाते हैं। हमने कहा एक मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर रहे हैं यदि किसकी? एक मोल इलेक्ट्रॉन की। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो भैया एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा समूह जिसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतने बड़े समूह को हम लोग बोलेंगे क्या? एक मोल। इतने बड़े समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे आपका एक मोल। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। ध्यान से इसको देख लीजिए और अपनी कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक तरफ तो मोलों की संख्या है, एक तरफ कणों की संख्या है, पर क्या एक मोल इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा? तो बिल्कुल होगा। एक मोल पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, एक मोल सोडियम का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो जल्दी से जो है ये वाली कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? तो अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। राइट, पहले इसको नोट कर लो। चलो, कर लिया। अब बहुत ही सिंपल सी कहानी वाली अपन लोग बात करने वाले हैं। और क्या बात करने वाले हैं? देखो देखो देखो, आप लोगों के सामने ही इस कॉन्सेप्ट को जो है हम क्लियर करते हैं। ध्यान से सुनो। तो जब भी आप एक मोल की बात करेंगे, आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। ये तीन चीजों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। राइट, कौन सी तीन चीजें? आपको इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा अपन ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये नहीं होगा, अब होगा। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। तो इस तरीके से ये तीन चीजें जो मैं आपको लोगों को अब बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। तो एक बात बताओ, किसी भी चीज का अपन यदि एक मोल निकाल रहे हैं तो उसकी कुछ संख्या होगी। किसी भी चीज का अपन एक मोल निकाल रहे हैं तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ हमने को ध्यान रखना है मोलों की संख्या। एक तरफ अपने को क्या ध्यान रखना है? मोलों की संख्या। इसको अपनी कॉपी में बना लो, मेरे साथ साथ बना लो, बहुत आसान है। तो एक तरफ अपने को क्या याद रखना है भैया? मोलों की संख्या, रख लिया। एक तरफ अपने को याद रखना है कणों की संख्या। किसकी याद रखनी है? तो कणों की संख्या। तो एक तरफ मोलों की संख्या याद रखनी है, एक तरफ किसकी याद रखनी है? कणों की संख्या। और एक तरफ जो है वो हमें याद रखना है द्रव्यमान। अब जब मैं बात करता हूं कणों की संख्या, तो कौन से कण हो सकते हैं? तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। कण कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है। तो ये कोई भी कण हो सकता है जिसके हमें निकालनी है मोलों की संख्या। तो हम कणों की संख्या से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या से हम निकाल सकते हैं कणों की संख्या। कुछ इसी तरीके से हम मोलों की संख्या से निकाल सकते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। कुछ ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं कणों की संख्या से द्रव्यमान, और द्रव्यमान से कणों की संख्या। डाउट? सर ये क्या चल रहा है? कैसे आप तीनों को आपस में कनेक्ट करोगे? तो बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये तीन चीज यदि आपने समझ ली तो आपको कभी भी कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? कैसे समझेंगे? ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो क्या है कहानी? ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं एक मोल। ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? तो इसको मैं तीन भाग में डिवाइड कर देता हूं,
और ये 3 भाग हम लोग बना लेते हैं यहां पर। ये पहला भाग है हमारा, ध्यान से देखो, ये हमारा पहला भाग है। और अब मैं इसका दूसरा वाला भाग बना रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप। ये हमने इसका दूसरा भाग बना लिया है और अब जो है हम इसका तीसरा भाग बना रहे हैं। तो बस 1 मिनट वेट कीजिए, अभी तक जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लो, 1 मिनट में हो जाएगा। चलो, तो ये 3 चीज मैंने यहां पर बना ली है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं किसकी? भैया मैंने कहा 1 मोल सोडियम, मैंने कहा 1 मोल सोडियम। अब 1 मोल सोडियम की यदि आप बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ कणों की बात होगी, और कण कैसा होगा? क्योंकि सोडियम की बात हो रही है इसलिए परमाणु होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और कण कैसा है आपका? परमाणु। और इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, और वो द्रव्यमान कितना होगा? तो भैया 23 ग्राम होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 मोल सोडियम की यदि बात होगी तो वो 1 मोल सोडियम कितना होगा? इतने परमाणु होंगे, और इतने परमाणु जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? 23 ग्राम बनाएंगे। तो सोडियम के 1 मोल में परमाणु यदि कोई पूछे तो क्या बताओगे? इतने परमाणु हैं। सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान इतना है, सोडियम के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है। बात समझ में आ गई? तो 1 मोल परमाणुओं की संख्या, जिसको हम कणों की संख्या कह रहे हैं, और जो द्रव्यमान है वो 3 ऐसी चीजें हैं जो आपस में कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई? एक उदाहरण यहां पर और लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब अगला उदाहरण क्या कहता है? ये कहता है 1 मोल, ध्यान से देखिए, 1 मोल ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु, सॉरी के परमाणु, क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा भैया? 16 ग्राम होगा। ये ऑक्सीजन का परमाणु है, अणु नहीं है, तो ये कितना होगा? 16 ग्राम होगा। पर यदि हम लिखते हैं कि 1 मोल की बात हो रही है भैया जी, और कितनी हो रही है? O2। यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास O2 है और उसके 1 मोल की बात हो रही है, राइट, तो वो कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23, और फिर हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर लिखेंगे हम इसको ऑक्सीजन के अणु। अब ये परमाणु नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑक्सीजन के अणु। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी जो है ये बड़ी ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। 1 मोल ऑक्सीजन, ऊपर वाला जो था वो परमाणु था, नीचे वाला जो है वो आपका क्या है? अणु है। तो अब इस बार यही संख्या रहेगी, पर अब हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु। अब इस बार परमाणु नहीं होंगे, इस बार क्या होंगे? अणु होंगे। और द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। पर यदि हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या? ध्यान से देखो, 1 मोल लिखते हैं O-। यदि हम इसको लिखते हैं 1 मोल O-, तो ये क्या होगा? तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। और ऑक्सीजन के क्या? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सोचो, ग्रेविटी नहीं होती तो ये पेन नहीं गिरता आज। बात समझ में आ रही है? और ग्रेविटी नहीं होती तो न्यूटन भैया कुछ बोलते नहीं। ग्रेविटी नहीं होती तो आप और मैं नहीं होते, और ग्रेविटी यदि नहीं होती तो आपका फिजिक्स और ये साइंस का निर्माण ही नहीं हो पाता। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके आयन। तो ये हो जाएंगे आपके आयन। तो ध्यान से आप यदि देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि एक तरफ जो है आपके ऑक्सीजन के क्या है भैया? परमाणु है, एक तरफ अणु है, और एक तरफ आपके क्या है? आयन है। तो सबको मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो एक तरफ तो परमाणु है,
ऑक्सीजन की बात हो रही थी, हाँ जी हाँ जी। एक तरफ क्या है तो अणु है और एक तरफ क्या है तो आयन है। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर जो है अणु है, परमाणु है, आयन है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि बात 1 मोल की हो रही है। यदि बात किसकी हो रही है, 1 मोल की हो रही है, तो यह संख्या तो होगी ही होगी। इस संख्या को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, पर जैसे जैसे परमाणु, अणु, आयन का प्रारूप बदलता जाएगा, राइट, ये भी लगभग आपका कितना होगा भैया, लगभग आपका ये 32 ग्राम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ज्यादा द्रव्यमान पे असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी यह है कि यदि आप 1 मोल की बात कर रहे हो, आप यदि 1 मोल की बात कर रहे हो, तो इतने परमाणु, इतने अणु, इतने आयन होंगे ही होंगे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि भाई एक तरफ क्या है, मोलों की संख्या है, ध्यान से देखिए, एक तरफ क्या है, मोलों की संख्या है, एक तरफ है मोलों की संख्या, एक तरफ क्या है, कणों की संख्या। एक तरफ क्या है तो भाई कणों की संख्या है, कण कैसा भी हो सकता है, राइट। और एक तरफ हमारे पास कौन सी चीज है तो भैया द्रव्यमान है। तो एक तरफ हमारे पास कौन सी चीज है तो द्रव्यमान है। बात समझ में आ गई? तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपके पास मोलों की संख्या है, एक तरफ आपके पास कणों की संख्या है और एक तरफ आपके पास द्रव्यमान है। अब सुनो, अब कह रहे हो आप 1 मोल ऑक्सीजन का आयन है, तो इसको छोड़ दो, तो लगभग कितना होगा, 32 ग्राम। आप कह रहे हो 1 मोल ऑक्सीजन का अणु है, O2 तो अणु होगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो अणु होगा उसका द्रव्यमान कितना होगा, 32 ग्राम। तो ये क्या हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया। पर उसकी कोई संख्या होगी तो वो कितनी होगी, 6.022 × 10 raised to the power 23, यानी कि एवोगाड्रो संख्या, यानी कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर। आप इसको नोट करिए, हम बढ़ रहे हैं आगे, जल्दी से नोट करो भैया। अरे बाबू, सो गए थे क्या? नहीं। तो कहां ध्यान था? कुछ देख रहे हो? इसको क्या हो गया यार? मुझे लगा सो गए। चलिए, तो कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है। 3 चीजें जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो क्या है, बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं और दिक्कत जाती है। मोलों की संख्या, कणों की संख्या और आपका द्रव्यमान, बस यही 3 चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये दोनों तो बहुत ही आसान है, पर यदि आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो हमने सभी आपके जो तत्व होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इसका आणविक और मोलर द्रव्यमान निकालना सीख लिया है, इसीलिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए भैया, तो ये कहानी यदि आपको क्लियर है तो पीछे लेकर मैं आपको चलता हूं। अब ये कहानी भी आपको क्लियर होगी, और वो ये थी कि कणों की संख्या, मोलों की संख्या और द्रव्यमान आपस में कैसा होता है, कनेक्टेड होता है। और द्रव्यमान आपस में कैसा होता है तो भाई कनेक्टेड होता है। एक सवाल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट की उड़ाते हैं धज्जियां, और आपको जो थोड़ा बहुत डर बचा होगा केमिस्ट्री को लेकर, उसको जो है टाटा बाय बाय करते हैं। बात समझ में आ गई? देखो 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 कैसे, देखो अब मैं कह रहा हूं भैया कि मेरे पास जो है 1 मोल कार्बन है, मेरे पास जो है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है, मेरे पास 1 मोल कार्बन है। तो 1 मोल यदि कार्बन होगा तो कार्बन के परमाणुओं की कोई ना कोई संख्या तो होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे ही कार्बन के जितने भी परमाणु आप ले रहे हो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। तो जब आप बात करोगे 1 मोल कार्बन की, राइट, तो यहां से 2 चीजें निकल कर आएंगी। सबसे पहले ये कणों की संख्या,
तो इसका मतलब आपका होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 क्या होंगे? तो भैया ये होंगे आपके कार्बन के क्या? परमाणु। तो ये क्या होंगे? कार्बन के परमाणु होंगे। बात समझ में आ रही है? पहली बात को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये पहली बात थी हमारी। चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि एक मोल कार्बन जो होगा, तो एक मोल यदि कार्बन होगा तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो ये कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम दिया हुआ है। अब एक और जानकारी निकल कर आई, और वो निकल कर आई कि यदि हम पहले समीकरण और दूसरी इक्वेशन को देखें, यदि हम पहले और दूसरे को ध्यान से देखें तो हम लोग ये जानेंगे कि भैया ये दोनों भी तो बराबर हुए। मतलब खेल यहां पर आकर अटक गया कि 12 ग्राम कार्बन। आहा, इसका मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम कार्बन जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु के बराबर होगा। मतलब कार्बन के, आप ध्यान से देखो, कार्बन के इतने सारे परमाणु मिलाकर सिर्फ बना रहे हैं 12 ग्राम, जैसे ज्यादा का तो ये पेन है। बात समझ में आई? मतलब कार्बन के बहुत सारे परमाणु मिलकर आपस में बना रहे हैं सिर्फ 12 ग्राम। कुछ समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आया। तो बात समझ में आ गई आप लोगों के? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है? तो कार्बन के एक मोल में इतने कार्बन के परमाणु, कार्बन के एक मोल में कार्बन का इतना द्रव्यमान, कार्बन के 12 ग्राम में इतने सारे कार्बन के क्या होंगे? परमाणु होंगे। 12 ग्राम कार्बन में इतने सारे परमाणु होंगे। ऊपर और नीचे वाला समीकरण एक ही है। इसका मतलब एक तरफ हमारे पास मोलों की संख्या है, एक तरफ हमारे पास कणों यानी कि परमाणुओं की संख्या है, और एक तरफ हमारे पास द्रव्यमान है। तो तीन चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, मोलों की संख्या, कणों की संख्या और द्रव्यमान। तो जो सवाल आता है वो इधर से ही आता है। एक काम करो, पहले इसको नोट करो, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो नोट कर लो। कर लिया? ठीक है। अब जो है मैं दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, यहां से आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। सिर्फ दो फॉर्मूले। बात समझ में आ गई? कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले। ये नोट कर लिया? ठीक। तो मोल, द्रव्यमान और कणों की संख्या, तीन अलग अलग चीजें हैं। इसको समझ लिया आपने तो खेल खत्म हो गया। चलो भैया आप ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग फॉर्मूले हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा। दो अलग अलग फॉर्मूले हम यहां पर लिखने वाले हैं और बड़े ही ध्यान से आप इस कहानी को देखिएगा। क्लियर है? यस सर बोलिए यार। पक्का जी? लो, दो बढ़िया वाले फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दो बढ़िया वाले फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक? कौन से दो फॉर्मूले? ध्यान से देखो। एक तरफ लिखा है मोलों की संख्या, तो एक तरफ लिखा है मोलों की संख्या, और ये जो मोलों की संख्या है, राइट, मोलों की संख्या, चलो ऐसे लिखते हैं। अब इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा कणों की संख्या डिवाइड बाय एवोगाद्रो संख्या, जिसको हम बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पर आ जाएगा, कोई भी कण हो सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कण आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, परमाणु, अणु, वणु कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये एक तरफ होगी कणों की संख्या डिवाइड बाय आपकी क्या होगी? तो आपकी होगी कौन सी चीज? एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या, दैट्स ऑल, राइट? तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला ये संख्या की तरफ उसमें था। अब मोलों की संख्या का एक और फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिएगा। तो बड़ा मोल भाव है, पर ध्यान से देखिएगा, मोलों की एक बार संख्या का एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और ये क्या होगा? अब द्रव्यमान तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि कार्बन हर बार 12 ग्राम मिले। 50 ग्राम हो सकता है, 60 ग्राम हो सकता है, 50,000 ग्राम हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिया गया, ध्यान से देखिएगा,
दिया गया द्रव्यमान। तो ये होगा आपका दिया गया द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान। अब सवाल पैदा होता है मोलर द्रव्यमान क्या है, तो ये आप पहले से जानते हैं, जैसे कि कार्बन के लिए 12 होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ऑक्सीजन के परमाणु के लिए 16 होता है, नाइट्रोजन के परमाणु के लिए 14 होता है, कैल्शियम के लिए 40 होता है, सोडियम के लिए 23 होता है। अब एक काम करते हैं और छोटा सा कि इसको हम सूत्र के रूप में बना देते हैं, इसको हम लोग सूत्र के रूप में बना देते हैं। तो ये बना देते हैं इसको सूत्र के रूप में, ये बना देते हैं यहां पर भी इसको सूत्र के रूप में, राइट। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, है ना। तो यही तो कहानी है यार, इतनी सिंपल है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सुनो, मोलों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं, कणों की संख्या को हम लोग कैपिटल N से दर्शाते हैं, और अवोगाद्रो संख्या जो कि एक नियतांक है उसको Na से दर्शाते हैं। थोड़ा सा इधर लिख दूंगा तो क्लियर दिखने लगेगा। चलो, तो n बराबर कैपिटल N डिवाइड बाय Na। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई, आप कणों की संख्या को आप कैपिटल N से दर्शाओगे, जो भी कणों की संख्या है अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसी तरीके से यहां पर अभी हम द्रव्यमान के लिए भी लिखेंगे। तो दिया गया जो द्रव्यमान है उसको W से दर्शाएंगे, और दिया ये वाला जो द्रव्यमान है उसको हम M डैश से दर्शाएंगे। बात समझ में आ गई। अब मोलर द्रव्यमान को हम लोग M डैश से दर्शाएंगे, दिया गया द्रव्यमान को हम लोग W से दर्शाएंगे, और मोलों की संख्या को हम लोग N से दर्शाएंगे। क्लियर। और ये सब देखने के बाद मेरे सभी स्टूडेंट्स का जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ऐसा। कहानी समझ में आ गई। तो ये जो चीज थी ये बड़ी ही सिंपल थी। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। बढ़ेंगे आगे, इसको अपनी कॉपी में आप कर लो नोट, बहुत ही है आसान, ठीक। और जैसा कि आप लोग हमेशा करते हो, आपको यदि कोई भी डाउट है, आपको यदि कोई भी डाउट है, बन जा भाई बन जा, ठीक है। आपको यदि कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, आप प्लीज उसे मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये सभी बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। क्लियर, पक्का। चलिए, तो अब क्योंकि हमने ये चीज देख ली है, अब हम इसके कुछ एक सवाल लगा लेते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो जैसा कि आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, अब हम लगा लेते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन लगाने के लिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हम चलते हैं वापस से यहां पर, और इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम लगाने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। भैया कहां से? तो मूल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल संकल्पना से। तो इसको भी नोट करो, बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए भाई, तो इस तरीके से जो है मूल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इस कहानी जो है इसके बारे में हमने समझ लिया है कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होता है। तो मुख्य रूप से आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला ये मोलों की संख्या, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरी जो चीज होगी वो आपका क्या होगा? तो भैया वो होगी आपके कणों की संख्या। क्योंकि किसी भी चीज के कितने भी मोल में कुछ ना कुछ कण तो होंगे। वो कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं मोलर द्रव्यमान। इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। और इसके पीछे की कहानी क्या है? तो किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त करने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब कई बार ना स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं लाइव क्लासेस में या जहां पर भी पढ़ते हैं बच्चे, राइट। तो कई बार ऐसे बच्चे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये बताइए सबके मोलर द्रव्यमान को याद कैसे करें? तो स्टूडेंट्स, आपको सबके मोलर द्रव्यमान को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ घिसे पिटे से आपके क्या है भाई, आपके जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, आप उनके याद कर लीजिए। सबकी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मैं टोटल आपको 6 या 7 बता रहा हूं, जिसके यदि मोलर द्रव्यमान आपको पता होंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। जैसे कि आप यदि हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करें, किसकी बात करें? 1 मोल की बात करें। आप कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन का जो आपका क्या है भाई, हाइड्रोजन का आपका जो क्या होगा? तो हाइड्रोजन का जो अणु होगा, राइट, हाइड्रोजन का अणु क्या होगा? H2 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्या होगा? तो H होगा। तो इसका कितना मोल होगा? तो भैया इसका 1 मोल जो है वो 1 ग्राम का ही होगा। H2 जो है वो 2 ग्राम का होगा। तो ऊपर वाला परमाणु, नीचे वाला अणु। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। इसी तरीके से इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्बन की तरफ। तो ये कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम का रहेगा,
ऑक्सीजन के अकेले का एक मोल 16 ग्राम का रहेगा, पर यदि हम इसके अणु की बात करेंगे तो 32 ग्राम का रहेगा। बस कुछ इसी तरीके से इसका जो छोटा भाई है यानी कि नाइट्रोजन, उसके एक मोल का कितना रहेगा, तो भाई 14 दूनी 28 ग्राम का रहेगा। पर यदि सिर्फ नाइट्रोजन की आप बात करेंगे तो वो 14 ग्राम का रहेगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि आपको यदि एक परमाणु का पता है तो आप बाकी के जो अणु है उसका मोल बता सकते हो। बहुत ही आसान सी ये कहानी है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी पहली बात हो गई। अब चलते हैं इसकी दूसरी बात की तरफ। अब इसकी दूसरी बात हमसे क्या कहती है, इसको बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, अब यदि आप सोडियम की बात करेंगे तो वो कितना होगा भैया, 23 ग्राम होगा। यदि आप पोटेशियम की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 39 ग्राम होगा। क्या एक मोल। यदि आप कैल्शियम की बात करेंगे तो वो आपका 40 ग्राम होगा। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप क्लोरीन की बात करेंगे तो कितना होगा, तो क्लोरीन का होगा 35.5 ग्राम। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन सबके मोलर द्रव्यमान यहां पर व्यक्त कर दिए हैं। घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। और अब आपसे यदि कुछ भी पूछा जाता है, मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि सर CO2 का मोलर द्रव्यमान बताइए, तो आप CO2 का मोलर द्रव्यमान कैसे बताओगे। तो देखो, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। आप जानते हो कि कार्बन जो होता है उसका कितना होता है भैया, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, तो 2 हैं। एक का कितना होता है, तो 16 होता है। तो ये 16 से 2 का गुणा कर दिया। अब ये 12 के साथ में आपका 32 आ गया। तो ये जो है आपका हो जाएगा कितना कितना कितना, तो ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। तो इस तरीके से आप किसी भी अणु का, किसी भी परमाणु का, किसी भी प्रकार का आपका जो यौगिक है, तत्व है, उसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। याद रहे, आपका जो मोलर द्रव्यमान है वो ग्राम में आएगा। किस में आएगा, है ना। आप बोलते हो सर बड़ी क्लास में ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भैया। ऐसा है कि मोलर द्रव्यमान ग्राम में आता है। आणविक द्रव्यमान की बात करें या परमाणु द्रव्यमान की बात करें या फिर आप सूत्र द्रव्यमान की बात करें, सूत्र भार की बात करें, तो ये सब किस में आता है, U या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट में आता है। पर यदि हम बात करेंगे किसकी, मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर द्रव्यमान हमेशा किस में आएगा, तो ये आएगा ग्राम में। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम कोई भी प्रकार का जो परमाणु है, कोई भी प्रकार का जो अणु है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं भाई, मोलर द्रव्यमान निकाल देते हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करो, इसको तो आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। किसी का भी मतलब किसी का भी निकाल सकते हैं, कौनो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इसी तरीके से सल्फर का कितना होता है, तो भाई 32 होता है। फास्फोरस का कितना होता है, तो 15 एटॉमिक नंबर है, तो 30 होता है। कैल्शियम का 40 होता है, राइट। तो कुछ के मैं निकाल कर बता देता हूं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। चलो इसको हटाते हैं, यहां से हटाया, टिप लिया था ना, अब यहां चलते, चलो निकालते हैं 2-3 के। जगह ज्यादा कहां पर है, यहां पर ज्यादा जगह है ना, हाँ, तो यहां निपटा देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो, चलो देखो, CaCO3, ठीक है जी। थोड़ा और इधर लिखते हैं इसको, रुको जरा, बहुत डरते हो जरा आप लोग पढ़ाई लिखाई से, है ना। अभी आपके डर की धज्जियां उड़ाते हैं, बिल्कुल घबराओ मत। चलो, CH3O3, H2SO4, और किसकी बात करेंगे भैया, स्वाद अनुसार नमक जिसको आप NaCl कहते हो। और किसकी बात करेंगे, एक बड़ा सा तत्व लेते हैं, और बड़ा सा तत्व हम लेंगे C12H22O11, जिसको हम लोग बोलते हैं शर्करा, यानी कि शुगर, यानी कि शक्कर, जो कि पौधे निर्माण करते हैं कार्बन डाइहाइड आपके ऑक्साइड और आपका जो जल है उसके साथ मिलकर। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे। तो CaCO3 का यदि आप निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का 40। देखो, कुछ याद मत रखो, है ना। आप लोगों ने ये गलत परसेप्शन बना, आप लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत परसेप्शन बना रखा है कि सर केमिस्ट्री है तो रट ही लेंगे। ऐसा नहीं होता है। स्पेशली आपकी जो भौतिक रसायन होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, जहां पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, यहां पर रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ साथ आप अभी सारे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान सीख जाओगे, और आप किसी भी यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालना अभी के अभी सीखोगे मेरे साथ। ठीक है, कैल्शियम का कितना, तो 40 के साथ में
कार्बन का कितना, तो भैया 12 के साथ में आपके 3 क्या है, तो ऑक्सीजन है, और 1 का कितना, तो 16, तो कितना हो गया, 16 × 48 हो गया। तो लिखूंगा फिर मिटाऊंगा और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात, ध्यान से देखिए, है ना। जब तक मैं नीचे वाला कर रहा हूं उसको अपन कर लेंगे कैलकुलेट, कोई बड़ी खतरनाक वाली बात नहीं है। चलो अब निकालते हैं किसके लिए, H2SO4 के लिए। हम बात करेंगे कि भैया 2 है हमारे हाइड्रोजन, 1 का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है कितना, तो भैया 16। बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, NaCl की बात करेंगे तो 23 के साथ में क्लोरीन जो है उसका कितना होगा, 35.5 होगा। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा रटा थोड़ी होगा टीचर्स ने। हम लोग क्वेश्चंस कराते रहते हैं और हमारी हो जाती है प्रैक्टिस। तो उस तरीके से क्या होता है कि हमको ये सारी चीजें जो दिमाग के अंदर फिट हो जाती है, राइट। तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, तो जोड़ लेंगे अपन, कोई बिल्कुल नॉट टू वरी। चलो C12H22O11 की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, तो भैया 12 × 6, क्योंकि नहीं, गलत बात, गुरुजी जोश में आ गए, 12 है, राइट। और एक कार्बन का 12 और उसकी संख्या 12 के साथ में आपके पास हाइड्रोजन है 22 और 1 का होता है 1, प्लस यदि आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 11 और 1 का होता है 16। जोड़ लो, चलो कोशिश करते हैं फास्ट जोड़ने की, उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना है अपने को, राइट। तो 40 में 12 अपन ने जोड़ा तो 52 आ गया, या फिर आप 12 में 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भैया 60 आ गया। 60 में आप 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। 48 और 2 50 और 10 60 और 8, ठीक है सही जा रहे हैं। चलो 2 और 32 कितना हो गया भैया, 34 हो गया। 32 था और 2 था, 34 हो गया। 34 में एक काम करो, 64 जोड़ दो। 34 में 64 जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 में 4 68 और 30 98 98। बहुत बढ़िया। इधर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 में आपने 35 जोड़ा तो 58 हुआ, 5 जोड़ा तो 58.5 हो गया। बहुत बढ़िया जा रहे हैं जी। अब इसकी बात करेंगे तो 12 का 12 से करोगे तो 144, 144 में 22 जोड़ोगे तो 166, 166 में यार 16 का 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 144 में 22 जोड़ा तो कितना आ गया मेरा, 166 आ गया। सही है या नहीं, बताना जरा मेरे को आप। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरी मैथ्स बहुत अच्छी बच्ची है नहीं कुछ, पर 144 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 166। 166 में अपन 16 × 11 करेंगे, 16 × 10 अपन करते हैं तो कितना आता है भाई, 160 आता है। उसमें 176, अब 11 करोगे तो 176 आ जाएगा। 176 को एक काम करते हैं अपन लोग, जोड़ देते हैं 100 100 100, इसके साथ में यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, है ना, यही बात होगी। 6 से 12 की 2, हाथ का 1, और ये यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8 और 6। आहा आहा आहा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा हूं क्या, बिल्कुल सही जा रहा हूं। और ये हो गया 344 ग्राम, ग्राम ग्राम और भैया ग्राम, और ये है ग्राम, और इसको यहां से हटा दिया गया है। खेल खत्म, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी चीज का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंट बाय मास, यानी कि प्रतिशत संगठन। क्या बोलते हैं, तो एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत संगठन। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे, मस्त टॉपिक है। ठीक है, पक्का जी। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं यहीं पर एक टॉपिक जिसका नाम है आपका प्रतिशत। ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, बड़ी ही आसान सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। और यदि कोई डाउट है तो आप तो पूछ ही लेते हैं फिर, है ना, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो तो इसको अपन यहां से हटा दिया, ये लो, अपन किसी का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए भाई, तो अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। 100 ग्राम यहां पर दिया हुआ है CaCO3, इन सबको 1 मिनट के लिए अपन लोग हटा लेते हैं। अब आपसे यदि पूछा गया है कि CaCO3 में आप कैल्शियम का प्रतिशत बताइए। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है राइट कि कैल्शियम का प्रतिशत बताइए किसमें, CaCO3 में। सवाल क्या है, सवाल है कि CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत बताइए। तो बड़ा ही आसान है, कैल्शियम का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान लिखा हुआ है, कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान
कैल्शियम के एक मोल का द्रव्यमान डिवाइड बाय किसका, तो भैया जिस यौगिक में कैल्शियम है, कौन से यौगिक में है, कैल्शियम कार्बोनेट में है। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो चूने का पत्थर होता है, संगमरमर होता है, राइट। चलिए, तो कैल्शियम का प्रतिशत निकालने के लिए कैल्शियम के एक मोल का द्रव्यमान बटे कैल्शियम के यौगिक का द्रव्यमान, बात समझ में आ गई। बस खेल यहां पर हो गया खत्म। एक तीर से पता नहीं कितने निशाने लगा रही। पढ़ रहे थे हम लोग क्या, मोलर द्रव्यमान, और साथ में हमने देख लिया द्रव्यमान प्रतिशत। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं आपके द्रव्यमान प्रतिशत की। और ये क्या होगा, तो सुनो, कैल्शियम का प्रतिशत क्या होगा, तो कैल्शियम के एक मोल का द्रव्यमान और कैल्शियम के यौगिक का द्रव्यमान। अब कैल्शियम का यौगिक क्या है, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कहानी है। बताओ जरा मेरे को, कैल्शियम जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है एक मोल का, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है और जो द्रव्यमान है वो कितना होता है भाई, 40 ग्राम होता है। तो ये हो गया आपका 40 डिवाइड बाय कैल्शियम के यौगिक का द्रव्यमान कितना है, तो भाई 100 है। तो कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया 40%। कितना आ गया ये 40%। अब इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछ लेता कि कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का प्रतिशत नहीं, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, या कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, तो कार्बन का यहां पर देख लेते हैं भैया, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, खत्म खेल। तो कैसे होगा, तो कैसे होगा, सिंपल सी कहानी है। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है भैया। आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान रखना पड़ेगा एक मोल का और उस पूरे का रखना पड़ेगा जिसमें वो मौजूद है। तो कितना आ जाएगा भाई, 12% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी प्रतिशत संगठन यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। ये कहानी बड़ी ही सिंपल है। एक सवाल जल्दी से करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो, तो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, वो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट जिसके बारे में अभी बात की जा रही है, इसका नाम क्या है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। देखो, एक उदाहरण और लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या लिया था भाई, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। अब एक काम करते हैं, H2SO4 लेते हैं, ठीक है। चलो, H2SO4 ले लेते हैं। अब H2SO4 में, H2SO4 के एक मोल में, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं एक मोल के लिए निकाल रहा हूं, मैं आधे मोल के लिए भी निकाल सकता हूं, 10 करोड़ मोल के लिए भी निकाल सकता हूं, 50 मोल के लिए भी निकाल सकता हूं और 40 मोल के लिए भी निकाल सकता हूं। मैं कितने भी मोल के लिए निकाल सकता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं एक मोल के लिए। तो H2SO4 के एक मोल में किसी का भी अपन लोग निकाल सकते हैं। तो सल्फर का निकालते हैं, तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं, खेल खत्म, राइट। तो सल्फर का क्या निकाल लेते हैं भाई, द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है। कैसे है, ध्यान से देखो। तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत आप यदि निकालना चाहते हो स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सल्फर के एक मोल का द्रव्यमान, बस खत्म, मोल का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइड बाय H2SO4 के अंदर है सल्फर के एक मोल का द्रव्यमान, गुना क्योंकि आप प्रतिशत में निकाल रहे हो तो 100। बात समझ में आ गई, सॉल्व कर लेते हैं, इतनी सी कहानी। और एक बात बताओ, इसमें कुछ नया कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सेम चीज को हम लोगों ने कक्षा 9वीं में बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ था, याद करो, ठीक है। और यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप कक्षा 9वीं का जो तीसरा अध्याय है वो अपलोडेड है। कहां पर, प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कीजिएगा। कैसे कर सकते हो, तो वेबसाइट से कर सकते हो, ऐप से कर सकते हो और यूट्यूब पे भी कर सकते हो। तो कक्षा 9वीं का जो तीसरा अध्याय है अणु और परमाणु, वहां पर हमने ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई, तो सल्फर के एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम होता है, तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया 32। H2SO4 के एक मोल का द्रव्यमान अभी हम लोगों ने निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं भैया। हाइड्रोजन 2 है, एक का एक होता है इसलिए 2 का 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 4 का 64 ग्राम होगा। और 64 में 32 को जोड़ोगे तो 96 आएगा और उसमें 2 जोड़ोगे तो भैया 98 आ जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो कैलकुलेशन यदि बहुत फास्ट हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हो गया 98 और इसको अपन ने 100 से गुणा कर दिया। जो भी आएगा वो क्या आएगा? वो द्रव्यमान प्रतिशत आएगा किसका? सल्फर का। बात समझ में आ गई? तो द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो हम किसी परमाणु के लिए निकाल सकते हैं, और यदि हम किसी विलियन की बात करें, यदि हम किसी विलियन की बात करें, जिसके विलियन में दो चीजें होती हैं, एक आपका विलेय होता है जिसकी मात्रा कम होती है, एक आपका विलायक होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो हम वहां से भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पर हम मोलरता, मूलकता, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोल फ्रैक्शन, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। वहां पर हम लोग एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी विलियन में, किसी विलियन का, विलायक का या फिर विलेय का। ठीक है, तो घबराने वाली बात है नहीं, चलो नोट कर लो। तो क्या आप इस तरीके से किसी भी अणु का या किसी भी अणु के अंदर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं? कहानी बड़ी सिंपल सी है कि उस तत्व के एक मोल का द्रव्यमान बटे वो तत्व जिस यौगिक में पाया जाता है उसके एक मोल का द्रव्यमान, और जो आंसर आएगा उसको आप लोग 100 से गुणा कर दीजिए। दैट्स ऑल। तो कहानी बड़ी ही सिंपल है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चल रहे हैं, कुछ नया पढ़ लें, इंटरेस्टिंग पढ़ लें। ठीक है, चलो ठीक है जी। अब इसके बाद हमें कौन सी चीज पढ़नी है? तो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स हमारा मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र कुछ नया नहीं है। यौगिक का जो सूत्र होता है उसको हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रहेगा उसको हम मूलानुपाती सूत्र कहेंगे, और एग्जैक्ट फॉर्म में जो रहेगा, जिस रूप में वो पाया जाता है वातावरण में, ठीक है, पर्यावरण में, उसको हम लोग कौन सी चीज कहेंगे भैया? आणविक सूत्र कहेंगे। अब इसको समझने की हम लोग करते हैं कोशिश। बात समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। अब ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ईथेन। अब C2H6 यदि आपने लिखा है तो ये आपका ईथेन है। अब थोड़ी सी लगाते हैं इसमें मैथ्स, राइट? और मैथ्स लगाने के लिए क्या करते हैं, हम यहां से ना 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यदि मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया CH3। यदि मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो गया? आपका CH3 हो गया। तो अब ऊपर वाला जो है वो है आणविक सूत्र, और नीचे वाला जो है वो है आपका मूलानुपाती सूत्र। ऊपर वाला जो है वो आपका आणविक सूत्र है, और नीचे वाला जो है वो क्या होगा? तो वो होगा आपका, कौन सी चीज होगी? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, वो होगा आपका मूलानुपाती सूत्र। सबसे सरल जो रहेगा वो कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र, और जो एग्जैक्ट, अब ये ऐसे नहीं पाया जाता ईथेन, ईथेन तो इस तरीके से ही पाया जाता है, राइट? तो वो क्या रहेगा? अपना आणविक सूत्र रहेगा। समझ में आ गई कहानी? एक और उदाहरण लेते हैं, देखो। अब भैया यहां पर लिखा हुआ है N2O4, क्या कुछ कॉमन निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है। तो क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा। तो NO2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? NO2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र। और आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो भाई वो हो जाएगा आपका N2O4। तो ये हो गया आपका आणविक सूत्र, एग्जैक्टली। और आणविक सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मूलानुपाती सूत्र को हम क्या बोलेंगे? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? मूलानुपाती, तो ये मूलानुपाती हो गया आपका। बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी कहानी। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो भैया आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और वो जो वहां पर लिखा हुआ है आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और वहां ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर लो नोट। इसको मैंने यहां से हटाया, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, राइट? अब इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, और 2-3 सवाल लगाते हैं, और उसके बाद जो है इस टॉपिक को टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए भैया, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, सारी चीजों को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि हम सवाल लगाकर समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसको समझने के लिए हम जो है एक सवाल के पास चलते हैं और बोलते हैं कि भाई सुन, हमको जो है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि मूल अनुपाती सूत्र जो है वो समझना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। भाई आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है जिसमें द्रव्यमान द्वारा
69.9% आपका आयरन है और 30.1% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपका जो पहला तत्व है वो आपका आयरन है और जो दूसरा तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। तो एक तत्व तो आपका आयरन हो गया और एक आपका ऑक्सीजन हो गया। यहां तक की कहानी बिल्कुल सही चल रही थी। ठीक है, तो एक तत्व आपका आयरन हो गया, दूसरा वाला आपका जो है वो क्या हो गया, तो भाई ऑक्सीजन हो गया। चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी कहानी है, कुछ मत करो, टेबल बनाओ। क्या बनाओ, टेबल बनाओ। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर स्टेप वाइज ये प्रोसेस करवाई जाती है, वो भी अच्छा तरीका है, पर कभी कभी क्या होता है उसमें हो जाता है कंफ्यूजन। तो आप यदि मूलानुपाती सूत्र या फिर आपका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, राइट, वो यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप क्या करें, टेबल बना ले। कैसे बना ले, पीछे देख रहा होगा। एक सवाल और करेंगे इसमें, ठीक है। चलो, तो क्या करने का, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले आप तत्व लिख दें। क्या लिखेंगे भाई, तो तत्व लिखेंगे। कौन से हैं, तो आयरन है और ऑक्सीजन है। चलो, आयरन लिख दिया और क्या लिख दिया आपने, ऑक्सीजन लिख दिया। अब क्या लिखोगे, तो दोनों का प्रतिशत लिखोगे। दोनों का आप क्या लिखोगे, तो भाई प्रतिशत लिखोगे। अब प्रतिशत जो है किसमें, तो ये देखो, आयरन का प्रतिशत दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो सामान्यतः ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर जो प्रतिशत मात्रा होती है किसी भी तत्व के लिए वो दी हुई होती है। चलो, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, तो आपका परमाणु द्रव्यमान है। हमने कहा चलो भैया ये भी सही है। इसके बाद क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है। अच्छा, और क्या है, तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है। इसके बाद क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है और क्या है, तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है। और क्या निकालेंगे, सरल अनुपात निकालेंगे और उसके बाद पूर्णांक अनुपात निकालेंगे। पर ये सब होगा कैसे, तो ध्यान से देखो। अब यदि आप किसकी बात करोगे, आप आयरन की बात करोगे, तो उसका प्रतिशत ये तो दिया है तत्व। चलो, ये यहां पर कहानी खत्म हो गई। अब आयरन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपको पता होना चाहिए और वो कितना होता है, तो भाई 56 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। कुछ मत करो, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकाल लो। अब इसका सूत्र क्या बताया था मैंने, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जो प्रतिशत होगा किसका, आयरन का डिवाइड बाय उसी का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का डिवाइड बाय उसी का परमाणु द्रव्यमान। तो आपको दो अलग अलग अंक मिलेंगे। अब बताओ इसमें छोटू वाला जो अंक है वो कौन सा है, तो भैया छोटा वाला अंक है आपका 1.25। तो जो भी छोटा वाला अंक होगा उससे आप बड़े वाले अंक को डिवाइड कर देना। खत्म, खेल खत्म, राइट। निपटा दिए इस टॉपिक को। बात समझ में आ रही है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जो छोटू वाली संख्या है, जो छोटू वाली संख्या है, उस छोटू वाली संख्या को से सब सारी संख्या को विभाजित कर दो। सारी संख्या को विभाजित कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। तो क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। इधर कितना आया, 1 आया। इधर कितना आया, 1.5 आया, राइट। इसको आप पूर्णांक में लिख दो। किस में लिख दो, पूर्णांक में लिख दो। लिख दिया आपने, 2 और कितना आया, 3 आया। 1.5 थोड़ी लिखते, 1 थोड़ी लिखते, कितना लिखा, 2 और 3 लिखा, लिख दिया। अब चुपचाप कुछ मत करो, आयरन के नीचे लिख दो 2, ऑक्सीजन के नीचे लिख दो 3। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो उसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, अब क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और करने वाले हैं और उस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है, एक काम करो, पहले नोट तो करो, ठीक है। चलो, अब इसको यहां से मैं मिटाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है अपने पास। कार्बन 54% है, 54.54, हाइड्रोजन 9.09 है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। और इसका अपने को क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र निकालना है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। कार्बन कितना है, तो 54.54 है। हाइड्रोजन आपका 9.09 है और ऑक्सीजन आपका 36.36 है। तो 54, 54, 36, 36 और 9, 9। बात समझ में आ गई, 54, 36, 9। चलो भैया, तो इस क्वेश्चन में अब यहां पर 3 तत्व हैं आपके पास। भैया इसके पहले वाले सवाल में आपके पास 2 ही तत्व थे। कौन से कौन से, एक था आयरन जिस पर जंग लगता है और एक था ऑक्सीजन जिसके कारण जंग लगता है। बात समझ में आ गई। तो एक था आयरन, एक था ऑक्सीजन और दोनों ने मिलकर एक कहानी बनाई जिसको हमने कहा था Fe2O3। अब किसकी बात करेंगे, तो अब बात करेंगे 3 तत्वों की।
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और सबकी प्रतिशत मात्रा जो है वो आपने लिख ली है। अब मैं लेकर चल रहा हूं सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 54 9 36, चलो 54 9 36, 54 9 36, 54 9 36। अब क्या करेंगे, तो थोड़ा जादू दिखाएंगे, ठीक है। चलो 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 जादू दिखाएंगे, ठीक है। क्या दिखाएंगे, तो भैया जादू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, तो जादू दिखाएंगे, और इसको अपन यहां से ऐसा हटा देते हैं। सिंपल से एक काम करते हैं, रुको जरा, ये वाला जो खेल है इसको पूरा ही खत्म कर देते हैं यहां से। बात समझ में आ गई, तो बड़ी ही सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। और क्या करते हैं, तो रुको जरा, हाँ ये लो, इसको नीचे तक लेकर आते हैं, है ना। सब अब हमारे ऊपर है पूरा, बिल्कुल आप बिल्कुल बैठे रहिए। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को मैं खत्म करता हूं। बन जा 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 बन जा। चलो मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में बनाएंगे भैया। इस टॉपिक को आज सीख कर ही रहना है, चाहे कुछ हो जाए, राइट। चलो बना लो इसको भी। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा होगा, बट ठीक है, देख लेना आप लोग। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आड़ा टेढ़ा बन रहा होगा, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, है ना। तो इतने में तो अपन कर लेंगे, इतने में तो अपना जो है हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और रुको, और रुको 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 रुको, क्योंकि अब 3 तत्व है ना, इसलिए अपने को थोड़ा सा कैसा करना पड़ेगा, बड़ा बनाना। तो बन गया जी। चलिए, तो अब था आपके पास कार्बन, ऑक्सीजन, और क्या था, तो देख लेते हैं। चलो ये लो, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। लो चलो मजे करो। कार्बन था, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, मजा आया सवाल देखकर, बड़ा इंटरेस्टिंग। कार्बन कितना था वो देख लेते हैं। तो भैया कार्बन था आपका 54.54, हाइड्रोजन था आपका 9.09 और ऑक्सीजन कितना बचा, तो ये बचा आपका 36.36। ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका प्रतिशत मात्रा। बात समझ में आ गई। अब देखो, यदि ऐसा दिया है तो आप किस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र निकाल कर दिखाओगे, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है। सबकी हमको प्रतिशत मात्रा दी जानी चाहिए। अच्छा, किसी दो की दी है तो आप दोनों को जोड़ दो, 100 में से घटा दो, तीसरे वाले की आ जाएगी। तो तीनों की अब हमारे पास प्रतिशत मात्रा दे दी गई है। अब घबराने जैसा कुछ है नहीं, पहले भी नहीं था। आराम से देखिएगा, खेल बड़ा ही आसान है भाई। ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। कोई ना कोई ऐसा यौगिक बनने वाला है जिसको हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा है, जिसका नाम था कार्बन और उसके यौगिक। बात समझ में आ गई। तो हो सकता है अल्कोहल बन जाए, हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, हो सकता है आपका एल्डिहाइड बन जाए। चलो भैया, अब इसकी कितनी है, तो 54.54, 9.09 और यहां पर है 36.36। तो कितना है, 36.36। चलो, परमाणु द्रव्यमान सबका अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फिर से बता दूंगा, और मैं तब तक बताऊंगा जब तक बिना रटे आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से समझने के साथ याद नहीं हो जाता। राइट, करते हैं आगे। तो कार्बन का कितना था, तो भाई 12 था। हाइड्रोजन क्या कहता है, तो 1 कहता है। ऑक्सीजन कितना कहता है, तो 16 कहता है। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या यानी कि हम मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं। इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको भाग दे दो, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 54.54 बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। चलिए, तो 54, अरे यार ऐसे मत करो, तो 54.54 बटे आपने कितना किया, तो भाई 12 किया। तो देख लेंगे अपन कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9.09 डिवाइड बाय आपने 1 किया, देख लेंगे कितना आएगा। और 36 डिवाइड बाय 36.36 डिवाइड बाय 16 किया, तो भी देख लेंगे कितना आएगा। चलो, तो अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर तो 9 दिख रहा है, 9 को इससे करेंगे तो भाई यहां तो 9 आ रहा है।
12 को यदि 54 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 12 तिया 36 होता है, 12 चौके 48 होता है, 12 तिया 36 होता है, 12 चौके 48 होता है, 12 पंचे, तो यदि आप 54 को 12 से करोगे तो ये हो जाएगा 12 चौके कितना, ध्यान से देखो, तो 12 चौके 48 हो गया और उसके बाद 0.5 आ गया। सिंपल सी कहानी है, लगभग आपको सरल सूत्र में निकालना है जी। 54.54 का आप यदि 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया। अब कितना बचा, 6 बचा, उसमें शून्य लगाया, पॉइंट लगाया, 5 आया, बड़ी सिंपल सी कहानी। तो कितना आ गया, 4.5 तो आ ही गया, 9 तो आ ही गया। अब 16 का देखते हैं अपन किसमें, 36 में। चलिए भैया, तो 36 36 36 और ये हो गया आपका 16। सही जा रहा हूं, हाँ या ना बताना मुझे, हाँ कैलकुलेशन में। चलो, तो 16 का अपन ने इससे भाग दिया तो कितना आया, 16 दूनी 32 होता है, हमने कहा ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, हमने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 32 होता है, बचा 4, अब बचा 4 4 4 4, अब बचा 4, क्या करूं, 16 दूनी 32 होता है, 36 में से 32 गया 4, अब 4.36 इतना बचा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 16 2.2 ही आएगा लगभग, और क्या। चलो, तो ये लगभग जो है 2.2 के आसपास आएगा। अब क्या निकालेंगे, सरल अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा वाला है, जो सबसे छोटा वाला है उनसे बड़े वाले को विभाजित कर दो, खत्म हो गया खेल, कहां घबरा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत स्पीडली अपन नहीं कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो, प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं सर, उधर ही दिया है सवाल में। तत्व में कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिया है। परमाणु द्रव्यमान में कोई दिक्कत नहीं, ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर पहुंचने के बाद आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा क्या है, तो 2.2 है। कुछ मत करो, आग बंद करके 4.5 नहीं नहीं नहीं, आग बंद करके 4.5, आग बंद करके 4.5 डिवाइड बाय 2.2 कर दो, 9 डिवाइड बाय 2.2 कर दो, 2.2 डिवाइड बाय 2.2 कर दो। जो सबसे छोटा वाला है उससे जितने भी आपके आए थे आपेक्षिक संख्या, राइट, उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड, चलो अब देखते हैं, बराबर 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 है ना, तो बराबर निकाला तो कितना आया, 4.5 डिवाइड बाय 2.2, तो लगभग 2 के बराबर। 44 में ही हो गया था। 90 में यदि हम करते हैं कितना, 9 में, है ना, कितना है, इसको यहां से हटा देते हैं, रुको, इसको यहां से अपन हटा देते हैं, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। अब 9 डिवाइड बाय 2.2 करेंगे तो इससे बेहतर यह है कि मैं 90 डिवाइड बाय 22 कर लूं, या फिर मैं 45 डिवाइड बाय 11 कर लूं। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। तो भैया ऐसा है, 11 चौके 44 होता है, तो ये लगभग आपका जो है 4 के बराबर तो आ ही गया, और ये आपका जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब पहले से ही किस में आया है, पूर्णांक में आया है। क्या लगता है कुछ करने की जरूरत है, तो कुछ जरूरत नहीं है भैया, सिंपल सी कहानी है। यहां पर लिखो 2, इसको बोलो 4, इसको बोलो 1, और अपने आप से बोलो कि खामखा घबराते रहते थे। बड़ा ही सिंपल था, घबराने जैसी इसमें कोई भी बात नहीं थी। बात समझ में आ गई, पक्का जी। चलिए, तो हो गया। अब क्या बचा, कुछ नहीं, लो ये लो, चलो ये लो। तो ये रहा आपका कार्बन, कितना, तो भैया 2, ये रहा आपका हाइड्रोजन, तो कितना, तो 4, और ये रहा आपका ऑक्सीजन, तो कितना, तो 1। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो एक मैं बनाने की कोशिश करता हूं, शायद मेरा आंसर आ जाए। अल्कोहल में मेरे पास एक ऑक्सीजन होता है, कीटोन इस पे बनेगा नहीं। एल्डिहाइड की यदि हम बात करें तो शायद CH3CHO बन गया जी। ध्यान से देखो, कक्षा 10वीं में एक चैप्टर हुआ करता था कार्बन और उसके यौगिक, उसमें एक आपका प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह हुआ करता था जिसको आप लोग एल्डिहाइड बोलते थे। और यदि हम CH3CHO की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, कार्बन आपके पास 2 है, हाइड्रोजन आपके पास 4 है, और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे 2 कार्बन है। इसका मतलब क्या होगा, 2 कार्बन है, इसका मतलब होगा आपका भैया मीथ, यानी कि 1 होता है और 2 क्या होता है, तो एथेनॉल, तो एथेनॉल, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 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 एथेनॉल। तो
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। तो इस तरीके से जो है हमने इस टॉपिक की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस टॉपिक का नाम हुआ करता था मूल अनुपाती सूत्र की गणना करना। आसानी से आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यदि बेसिक साइंस आती है, बेसिक केमिस्ट्री आती है, तो आप इस प्रकार के कोई भी सवाल को आसानी से कर सकते हो। जल्दी से प्रोसेस समझते हैं, ध्यान से देखो। तत्व 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 तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत दिया रहेगा, घबराना नहीं है। परमाणु द्रव्यमान की यदि बात करोगे तो परमाणु द्रव्यमान सबको याद करवा दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, कुछ नहीं करना है, द्रव्यमान प्रतिशत डिवाइड बाय जो परमाणु द्रव्यमान है वो कर दो, वो कर दो, कर दिया। सबसे जो छोटी संख्या आई है उससे सबको विभाजित कर दो, कर दिया। एक अनुपात आपको मिला होगा, यदि ये आपका सरल रूप में है तो उसको वैसे ही रख देना है, सरल रूप में नहीं है तो यदि मान लेते कि ये 2.7 होता तो फिर उसको गुणा करते, पर सरल रूप में इसलिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे बना दिया। और जब ऐसे बना दिया तो पता चला कि एल्डिहाइड रहा होगा और उसको अपना नाम दे दिया, और वो क्या था आपका, एथेनॉल। बात समझ में आ गई। तो यही इसका मूलानुपाती सूत्र भी होगा और यही इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र भी होगा। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इस टॉपिक को हम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई। चलो हो गया जी, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की जो पूरी क्लास थी इसमें हमने बात की थी मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रतिशत द्रव्यमान के बारे में, और साथ में हमने बात की थी मूलानुपाती सूत्र और आपका जो अणुसूत्र होता है उसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि भाई जो सांद्रता है उसका मापन कैसे मापा जाता है। अगली वाली क्लास में कोई भी मिस नहीं करेगा, और इस क्लास में आपको जो भी डाउट होगा उसको आप प्लीज अगली क्लास के पहले पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना अपना डाउट पूछ लीजिएगा। कोई परेशानी है तो वो भी पूछ लीजिएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुनो, अब इसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग, सांद्रता के मापन की। और वो वीडियो आपको कहां से मिलेगी, तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। यूट्यूब पे तो आप जानते ही जानते हो, और यदि आप गूगल करते हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करो। जैसे आप टाइप करोगे ये सब आ जाएगा। आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी पर जाओ, यहां पर आपको अभी कक्षा 10वीं दिख रहा है, बट आप 11वीं पे क्लिक करेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा बढ़िया तरीके से 1 by 1। यहां पर कक्षा 10वीं के लिए दिख रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, फुल कोर्स पर क्लिक करेंगे, तो आपको मिल जाएंगी ये सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, मतलब ये कि हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियोस, हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की। मतलब ये कि इतना करने के बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा आपकी परीक्षा में आने वाला जो आपकी नजरों से बच जाए। बात समझ में आ रही है। तो सब कुछ आपको मिलेगा 1 by 1। पर हर क्लास का जो पहला वीडियो होगा वो स्टार्ट कहां से होगा भैया, सिलेबस ओवरव्यू से, जैसा कि इस क्लास में भी हुआ होगा। आप सभी ने देखा है, रिस्पॉन्ड भी किया है, राइट। इस तरीके से मिल जाएगा। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि मैं बात कर रहा हूं आपसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम में, किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी विषय के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी अध्याय के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में वीडियोस। बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया, सांद्रता के मापन के बारे में। कोई भी उस क्लास को मिस नहीं करेगा। आज की क्लास में यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।